सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मणिपुर में शांति प्रक्रिया को लेकर बड़ा कदम। केंद्र और मणिपुर सरकार ने विद्रोही समूह जेडयूएफ के साथ हिंसक गतिविधियों की समाप्ति के समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत सरकार में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना वायरस के लिए रैपिड टेस्टिंग बड़े पैमाने पर शुरू। एकत्र किए गए 3,994 सैंपल में से 39 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सभी सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। जम्मू कश्मीर के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। 3 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। गंगा की सफाई पर 4 राज्यों में खर्च होंगे 2700 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन समिति ने की 12 परियोजनाएं मंजूर। और श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक पांड्या को T20 सीरीज के लिए टीम की कमान, वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा बने रहेंगे कप्तान। और अब खबरें विस्तार से। मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने मंगलवार को मणिपुर के एक विद्रोही समूह जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट यानी कि जेडयूएफ के साथ गतिविधियों की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मौजूदगी में दिल्ली में यह शांति समझौता किया गया। भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 1 दशक से भी अधिक समय से मणिपुर में सक्रिय जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ नई दिल्ली में गतिविधियों की समाप्ति के समझौते पर मुहर लगाई। इससे मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्रालय के अनुसार इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जेडयूएफ के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं। सशस्त्र समूह के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने और देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र विधानसभा में कर्नाटका के 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव एक मत से मंजूर किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पेश किया। इस पर चर्चा के बाद एक मत से मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री शिंदे ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि किसी भी परिस्थिति में महाराष्ट्र के बेलगाम, कारवार, निपानी, भाल्की, बीदर शहरों को कर्नाटका के 865 मराठी भाषी गांवों को शामिल करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार से आग्रह करना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत सरकार ने बीते 24 दिसंबर से देश के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोरोना वायरस के लिए रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस दौरान कुल 498 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की टेस्टिंग की गई है। कोरोना टेस्टिंग के लिए 1780 सैंपल एकत्र किए गए नमूनों की संख्या 3,994 है, जिनमें से 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सभी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। नाक के जरिए दी जाने वाली भारत बायोटेक की इंट्राजेनल कोरोना वैक्सीन इनकोवैक की कीमत तय कर दी गई है। भारत सरकार के अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी 1 डोज की कीमत 800 रुपए होगी। इसके अलावा 5% जीएसटी भी लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पतालों को 1 डोज के लिए 150 का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगाने की भी मंजूरी दी गई है। इस प्रकार इस वैक्सीन की एक खुराक की कीमत फिलहाल लगभग 1000 रुपए पड़ेगी। वहीं सरकारी अस्पतालों में इस वैक्सीन की कीमत 325 रुपए होगी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। यह दवा जनवरी 2023 के चौथे सप्ताह से उपलब्ध होगी। इनकोवैक दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड-19 रोधी दवा है, जिसे 2 प्राथमिक खुराक के लिए और हेट्रोलोगस बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है।
कोविड-19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए देश भर के अस्पतालों में मंगलवार को मॉक ड्रिल की गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एहतियाती कदमों के तौर पर सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने को कहा था। सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड महामारी से निपटने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने की स्थिति से निपटने की अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल ये जानने के लिए जरूरी है कि हमारे अस्पताल महामारी से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। उन्होंने सभी लोगों से कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने, असत्यापित जानकारी साझा करने से बचने और उच्च स्तर की तैयारियां रखने को कहा है। हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की समीक्षा की। कोलकाता के सभी निजी अस्पताल और प्रत्येक जिले में एक एक अस्पताल में भी ड्रिल शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में कोविड-19 पर मॉक ड्रिल के आयोजन और प्रबंधन का निरीक्षण किया। वाराणसी में कोविड-19 की तैयारियों की भी मॉक ड्रिल हुई। जम्मू के गांधीनगर में एमसीएच अस्पताल में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। उधर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोविड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल की गई। पटना के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोविड के लिए आयोजित मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने कोविड मॉक ड्रिल की समीक्षा करने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का दौरा किया। हैदराबाद में गांधी अस्पताल में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार के नगरीय निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया। इस फैसले से राज्य के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। पीठ ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 दिसंबर को तैयार मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के बिना सरकार द्वारा किए गए ओबीसी आरक्षण के मसौदे को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय का यह फैसला आया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील करेगी। जम्मू कश्मीर के सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने कई घंटों चली मुठभेड़ के बाद आज 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। खबरों के अनुसार तीनों आतंकवादी एक ट्रक में सवार होकर आए थे। सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने पर आतंकी गोलियां चलाते हुए एक घर में जा छिपे। कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकी सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार होकर ढेर हो गए। वहीं भारतीय जूनियर चैंबर इंटरनेशनल का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया। अधिवेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं। ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि आजादी के शताब्दी समारोह के लिए अगले 25 सालों में हम नए लक्ष्य के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की 75वीं वर्ष की यात्रा एक साथ G20 का सम्मेलन भी भारत में आयोजित हो रहा है। ये G20 का सम्मेलन पूरे विश्व के अंदर नए बदलाव की ओर एक नई दिशा देगा। मुझे आशा है जब आप 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के साथ साथ आप JCI की 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा करेंगे और अपने लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा, संवाद, बातचीत, अनुभव, विचारों को साझा करते हुए जो कुछ भी आपने अनुभव किया है उन अनुभव पर मंथन विचार कर नई निष्कर्ष, नई दिशा की ओर अपनी कार्य योजना बनाएंगे और अगले 100 साल के अंदर जो 25 साल आपके बचे हैं, जब शताब्दी वर्ष आपका होगा, उस समय हम किस लक्ष्य की ओर काम करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें, निश्चित रूप से ये आपके लिए चुनौती है, लेकिन आपका संकल्प है,
चिंतन है और इस चिंतन और संकल्प से आप इस 100 साल की यात्रा के अंदर जेसीआई इंटरनेशनल देश के युवाओं के विकास, सकारात्मक परिवर्तन, उनके राष्ट्र निर्माण के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। और अब बात करते हैं मौसम के हाल की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाके इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर का मौसम नैनीताल, देहरादून और धर्मशाला से भी ठंडा रहा। घने कोहरे और हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग दिन भर कांपते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आज भी धूप तो खिलेगी, लेकिन ठंड से खास राहत नहीं मिलेगी। वहीं कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। आज श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -4 डिग्री और अधिकतम तापमान 10 डिग्री रहेगा। मंगलवार को जम्मू में कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर जम्मू पठानकोट हाईवे पर दिखा और वाहन दिन में भी लाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आए। वहीं असम के कई हिस्सों में विभिन्न स्थानों पर भारी ओलावृष्टि होने से करीब 4,500 घरों को नुकसान पहुंचा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर और तिनसुकिया जिलों के 132 गांवों में कुल 4,483 घरों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 18,000 लोग ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं और उन्हें तिरपाल की आपूर्ति की गई है। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी बड़ी खबरें, साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत से जुड़े समाचारों पर भी। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शीतकालीन प्रवास के लिए तेलंगाना में हैं। आज वो भद्राचलम के श्री सीताराम चंद्र स्वामी वरी देवस्थानम का दौरा करेंगी और प्रसाद योजना के तहत भद्राचलम मंदिर में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास की आधारशिला रखेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति वनवासी कल्याण परिषद तेलंगाना द्वारा आयोजित समक्का सरलाम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगी। साथ ही वो रामप्पा मंदिर में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास और कामेश्वरालय मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी आधारशिला रखेंगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ संसद भवन परिसर में स्थित बाल योगी सभागार में कार्यकारी अधिकारी के ग्रेड और उप सचिव स्तर तक के उनके समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन शुरू कर दिया है और सीटों के समायोजन के लिए 2001 जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। आयोग ने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर 1 जनवरी 2023 से प्रभावी प्रतिबंध लगा दिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। उन्होंने राज्य में कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों और लंबित विकास परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रेड्डी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम और पोलावरम परियोजना के लिए धन से संबंधित मुद्दों को प्रधानमंत्री के समक्ष उठा सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तड़के
2:19 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। फिलहाल इससे किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कंधमाल और पुरी लोकसभा क्षेत्र के बूथ और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। ओडिशा के 1 दिवसीय दौरे के दौरान जेपी नड्डा इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 2 रैलियों को संबोधित भी करेंगे। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना और कजाकिस्तान सेना के बीच काजरेंट 2022 के 6वें संस्करण के संयुक्त युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। काजरेंट 2022 का 6वां संस्करण 15 दिसंबर को शुरू हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया और ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दी, लेकिन अदालत ने मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कोचर दंपत्ति को निर्देश दिया कि वो छुट्टियों के बाद जब नियमित पीठ का काम शुरू कर दें तो उनके समकक्ष मामले का उल्लेख करें। आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के निर्माण भवन में शहरों की वित्तीय रैंकिंग जारी करेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेल निर्यात पर एक बड़ा फैसला किया है। रूसी सरकार ने उन देशों और कंपनियों को तेल की सप्लाई पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है जो यूक्रेन में मॉस्को के हमलों के जवाब में पश्चिमी देशों के प्राइस कैप यानी कि मूल्य सीमा के समर्थन में है। राष्ट्रपति पुतिन ने तेल के निर्यात पर बैन लगाने के लिए एक डिक्री पर साइन किए। इस डिक्री के मुताबिक यह बैन 1 फरवरी 2023 से प्रभावी होगा, जो 1 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा। तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में महिलाओं की उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपना बयान जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने बयान में कहा है कि महिलाओं के विश्वविद्यालयों में प्रतिबंध को लेकर आई रिपोर्ट को लेकर सुरक्षा परिषद बहुत चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान से स्कूलों को फिर से खोलने और महिलाओं के खिलाफ बनाई गई अपनी नीतियों और प्रथाओं को तेजी से बदलने का आह्वान किया। सुरक्षा परिषद इसके अलावा उन रिपोर्टों से चिंतित है जिसमें तालिबान ने गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महिला कर्मचारियों को काम पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। फिलीपींस में बीते दिनों आई भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ ने 13 लोगों की जान ले ली, वहीं इसमें 23 लोग लापता हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ में लापता लोग मछुआरे हैं। नदियों के उफनने से 12 सड़कें जलमग्न हो गई। इतना ही नहीं, बाढ़ ने न केवल देश में कहर बरपाया बल्कि 45,000 से अधिक लोगों को बेघर कर दिया। ये लोग आश्रय केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। प्रशासन ने कहा कि बचाव के प्रयास अभी भी लगातार जारी हैं। में बीते दिन देर रात 1 घंटे के अंदर 2 भूकंप आए। नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर नेपाल के अनुसार बांगलुंग जिले में महसूस किए गए झटकों की तीव्रता 4.7 और 5.3 रही। जानकारी के मुताबिक नेपाल के बांगलुंग में भूकंप आया। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। आपको बता दें कि पहला भूकंप का देर रात करीब 1:30 बजे झटका 4.7 की तीव्रता के साथ आया। वहीं दूसरा भूकंप देर रात करीब 2 बजे 5.3 की तीव्रता के साथ आया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात, आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी बड़ी खबरों पर हमारे खास सेगमेंट बिजनेस बस के जरिए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवरेज यानी कि नाली की व्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करीब 2,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल शक्ति मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उत्तराखंड और बिहार में वन रोपण कार्यक्रमों के लिए 42 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी दी गई, जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है। मंत्रालय ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों की भागीदारी के साथ जलवायु अनुकूल और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। साथ ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गंगा की सहायक नदी और गंगा के कायाकल्प के लिए
653.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। इनमें 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी शामिल है। सरकार की कुल देनदारी यानी कि कर्ज चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1% बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। जून तिमाही में यह 145.72 लाख करोड़ था। वित्त मंत्रालय की मंगलवार को जारी सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के अंत में सार्वजनिक कर्ज सकल लेनदारी यानी कि देनदारी का 89.1% पहुंच गया। जून तिमाही में यह 88.3% था। करीब 29.6% सरकार प्रतिभूतियां निश्चित या परिवर्तनशील ब्याज वाली 5 साल से कम अवधि में परिपक्व होने वाली हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी तिमाही में सरकार ने प्रतिभूतियों के जरिए 4.06 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। उधारी कार्यक्रम के तहत अधिसूचित राशि 4.22 लाख करोड़ थी। वहीं 92,371.15 करोड़ रुपए लौटाए गए। इसके अलावा 2022-23 की दूसरी तिमाही में भारांश औसत प्रतिफल बढ़कर 7.33% हो गया, जो पिछली तिमाही में 7.23% था। देश में एयरबैग उद्योग का कारोबार वित्त वर्ष 2026-27 तक 7,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा, ऐसा मानना है रेटिंग एजेंसी इक्रा का। रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक एयरबैग वाहन उद्योग का सबसे तेजी से बढ़ता हिस्सा है। वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग लगाए जाते हैं। वर्तमान में एयरबैग उद्योग का कारोबार 2,500 करोड़ रुपए का है। इक्रा के उपाध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख विनुता एस ने कहा, अभी प्रत्येक बिकने वाली कार के लिए औसतन 3 एयरबैग की जरूरत होती है। 1 अक्टूबर 2023 से 6 एयरबैग प्रति कार का नियम लागू होगा। इससे एयरबैग की मांग में इजाफा होगा। रेटिंग एजेंसी ने बताया कि पहले जुलाई 2019 से प्रति कार केवल एक ड्राइवर एयरबैग ही अनिवार्य था। 1 जनवरी 2022 से श्रेणी M1 वाहनों यानी अधिकतम 8 यात्रियों वाले वाहन के लिए बढ़कर 2 एयरबैग हो गया था। होम लोन पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद इस साल 7 प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस दौरान कुल 3.65 लाख मकान बिके। इससे पहले 2014 में यह आंकड़ा 3.43 लाख इकाई का था। संपत्ति सलाहकार एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 7 प्रमुख शहरों में इस साल कुल 3,64,900 मकान बिके। यह आंकड़ा 2021 में बिके 2,36,500 इकाइयों में से 54% ज्यादा है। आवासीय संपत्तियों की कीमतें 4 से 7% भी बढ़ी हैं। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरों पर स्पोर्ट्स न्यूज के जरिए। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई ने इसका ऐलान किया है। हार्दिक पांड्या को T20 सीरीज के लिए टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ही टीम की कमान संभालेंगे। T20 सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को आराम दिया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश दौरे के बाद टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर्स को T20 सीरीज में आराम दिया गया है। कप्तान रोहित शर्मा अभी अंगूठे की चोट से नहीं उभरे हैं, ऐसे में वो सीधा वनडे सीरीज में वापसी करेंगे। इसके अलावा विराट कोहली को ब्रेक मिला है, जबकि केएल राहुल ने भी शादी के लिए ब्रेक लिया है। T20 टीम में कुछ चौंकाने वाले फैसले भी देखने को मिल सकते हैं, जहां सूर्य कुमार यादव को उनके प्रदर्शन का इनाम मिला है और वो कप्तान नियुक्त किए गए हैं, जबकि शिवम मावी, मुकेश कुमार को टीम इंडिया में जगह मिली है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट में कंगारू बल्लेबाज डेविड वार्नर ने खास उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने अपने 100वें टेस्ट में शतक लगाया है। ऐसा करने वाले वो 10वें बल्लेबाज हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा किया है। वार्नर से पहले रिकी पॉन्टिंग ने यह काम किया था। इस शतक के साथ वार्नर ने सचिन के खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वो बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसी के साथ टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 28 दिसंबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।
28 दिसंबर साल 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 72 समाज सुधारक, पत्रकार और वकील बॉम्बे यानी आज के मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के लिए एकत्रित हुए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 के बीच होना था, लेकिन पूना में हैजा शुरू होने के कारण ये नहीं हो पाया। इसके बाद आज ही के दिन 1885 को दिन के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। 28 दिसंबर साल 1977 में सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित रहा। उनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुमित्रा नंदन पंत को साल 1961 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। The glorious journey